कि पंचायतों में ज्यादातर जो मुस्लिम प्रत्याशी जीतते थे, अब की इनका भी पत्ता साफ होने जा रहा है। यहाँ कोई समाजवादी नहीं है, यहाँ अगर है तो रंजीत बहादुर है, भारतीय जनता पार्टी। मुझे ये है कि एक तो पसमानदा हमारे साथ आ गया, अच्छा, एक तो पसमानदा मुस्लिम समाज हमारे साथ आ गया। ये तो खुदा की देन है, हाँ, उसकी कुदरत है, तो हम किसी आदमी का तो वो नहीं, लेकिन माध्यम तो हम ही। कई मुस्लिम छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तब से काम लिए पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो, बद्ध विदलता और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिर गिरा कर किंतु मांगे भी क्यों, वो पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। हम ये तो अल्लाह की देन है, हाँ, अल्लाह ने दे रखा है, तो देने वाला वो है। हाँ। शहर के मुसलमान जो है, क्या लगता है आपको कि शहर का मुसलमान इस बार चुनाव में किधर जाने वाला है? हमारे यहाँ का मुसलमान, एक भी मुसलमान हमारे किसी भी कार्य से नाराज नहीं, इसलिए न बाराबंकी का मुसलमान कभी ये सोचा कि लाला को चुनाव हराना चाहिए। एकजुट नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। आज भी नहीं एकजुट होगा, आज भी एकजुट होगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। इस वक्त हमारे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव चल रहा है, और उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहां पर निकाय चुनाव होना है। तैयारियां दोस्तों तेज हो चुकी हैं, और 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। और आप सबको पता है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, तो ये जो निकाय चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके नतीजे इशारा कर देंगे, अंदाजा लग जाएगा कि 2024 में आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। सरगर्मियां तेज हैं तमाम जिलों में, जो तैयारियां हैं सरकार, प्रशासन, चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। दोस्तों, इस वक्त हम बाराबंकी में हैं, और हमारे साथ आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा जो चेयरमैन है यहां पर बीजेपी की, शशि श्रीवास्तव जी, उनके पति पूर्व चेयरमैन भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द भारत में। रंजीत जी, क्या तैयारियां हैं? चुनावी माहौल चल रहा है, निकाय चुनाव होना है, 10 साल से कब्जे में है ये सीट नवाबगंज की, तो क्या तैयारियां हैं और इस बार चुनौती क्या होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विषय में पूरे देश में और बल्कि विदेशों तक चर्चित है कि ये पार्टी निरंतर चुनाव में रहती है। तो हम तो अपनी प्रत्येक बात का चुनाव कराते हैं। अच्छे का भी चुनाव होता है, बुरे का भी चुनाव होता है। अब इत्तेफाक है कि भाजपा के पास अच्छी चीजें हैं, तो निरंतर जीत की ओर अग्रसर है। आज भी हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी में, हमारी पार्टी काम कर रही, हम काम कर रहे हैं, और चुनाव की सफलता फिर हमारे ही हाथ में रहेगी, बीजेपी के हाथ में। प्रेशर क्या ज्यादा रहेगा इस बार, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है 2024 का, तो क्या लगता है कि बीजेपी पर प्रेशर ज्यादा रहेगा इस निकाय चुनाव का? जब मैंने बता दिया कि हम निरंतर चुनाव में रहते हैं, तो प्रेशर तो उस पर होता है जो नया काम करता है। तो हम कोई नया काम तो कर नहीं रहे हैं, तो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव 1 साल बाद होने वाला है, तो उसका लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। लोकसभा चुनाव मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे और निकाय भी जीतेंगे। और निकाय में एक थोड़ा सा आपकी मिथक टूट जाएगा कि पंचायतों में ज्यादातर जो मुस्लिम प्रत्याशी जीतते थे, अब की इनका भी पत्ता साफ होने जा रहा है। जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं, इनका पत्ता साफ होने जा रहा है? बिल्कुल। ये कैसे कह सकते हैं आप, किस बेस पे आप, वजह क्या है इसके पीछे? नहीं, वजह ये है कि एक तो पसमानदा हमारे साथ आ गया। अच्छा, एक तो पसमानदा मुस्लिम समाज हमारे साथ आ गया। दूसरे, हमारे जो कार्य हैं, हमारी मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, इसका एक व्यापक असर मुसलमानों पर है, व्यापक असर है। हमारे भी इस नगर के अंदर कम से कम 70% मुसलमान हमें वोट देना चाहता है। ये लोगों का भ्रम है, भ्रम में जी रहे हैं। अभी हम रामपुर सीट जीत करके आए, फिर हम कह रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? कि जो राशन पॉलिसी है बीजेपी की, वो काम कर गई है कि जो मुसलमान है वो भी बीजेपी की तरफ आ रहा है?
राशन तो देखिए आप, हाँ। आप तो जानते हैं यह तो खुदा की देन है, हाँ। उसकी कुदरत है, तो हम किसी आदमी का तो वो नहीं, लेकिन माध्यम तो हम ही हैं। नहीं, कई मुस्लिमों से मैं मिला तो बहुत तारीफ कर रहे थे वो लोग बीजेपी की, कह रहे थे कि भैया हम लोग तो भूखे मरते थे पहले, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से जो है राशन हमको बढ़िया से मिल रहा है, नहीं, और इतना मिल रहा है कि जो है बच जाता है घर पे हमारे। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो अल्लाह की देन है। हाँ। अल्लाह ने दे रखा है, इसी तो देने वाला वो है। हाँ। लेकिन माध्यम मोदी जी को बना लिया, हाँ। तो अब इसमें क्या किया जा हम सकता मानते है? हैं देने वाला अल्लाह है, ऊपर वाला है। भाई देने वाला तो सभी लोग मानते हैं कि ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, जो भी है। कोई देता तो देने वाला तो ईश्वर ही है, अल्लाह ही है। मीडियम ही, माध्यम ही तो कोई बनता है। तो हम माध्यम बने हुए हैं, कोई नहीं बन पाया, हम बन गए। उन्होंने हमको उचित समझा, ऊपर वाले ने, तो हमारे माध्यम से तो उनकी जो रियाया है, ये मेरी रियाया नहीं है। ये जो उनकी रियाया है वो मेरे साथ में क्यों नहीं आएगी? वो ये भी तो आदेश देंगे कि जो दे रहा हो, जिससे दिला रहे हैं, उसी के साथ जाओ। ये तो हुक्म आएगा, ऊपर से हुक्म आएगा। क्या हुक्म आएगा? इतने के बाद भी बता दें। इतने के बाद हम फतवा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा कि इनको वोट दे दो, तो कौन नहीं देगा? बीजेपी को वोट दे दो। क्यों? बीजेपी बिल्कुल वोट दिलाते। शहर के मुसलमान जो है, क्या लगता है आपको कि शहर का मुसलमान इस बार चुनाव में किधर जाने वाला है? देखिए, एक चीज मैं बता दूं, गंभीर प्रश्न है। हमारे यहाँ का मुसलमान, एक भी मुसलमान हमारे किसी भी कार्य से नाराज नहीं और मेरी प्रशंसा करता है। राजनीति की बात अलग है, मैं हिंदूवादी नेता हूं। हम उनकी धार्मिक आधार पर आलोचना कर सकते हैं, हम धर्म के आधार पर सहमत कभी नहीं होंगे, लेकिन कार्य के आधार पर हम विभाजन भी नहीं करते हैं। हम सबको सम्मान देते हैं और हमें देना भी चाहिए। इसलिए ना बाराबंकी का मुसलमान कभी ये सोचा कि लाला को चुनाव हराना चाहिए। एकजुट नहीं होता है, वो बढ़ जाता है। आज भी नहीं एकजुट होगा, आज भी एकजुट होगा। देखिए, हराने के लिए वोट देना अलग होता है, वोट की फर्जदागी करना अलग होता है। हमें नहीं दे सकते, मान लिया नहीं दे सकते हैं तो हमको हराने का प्रयास नहीं करेंगे। पिछली बार भी ये हुआ था, पिछली बार वो समाजवादी नहीं गया था, हमें नहीं दिया था, लेकिन सरकार को दे दिया था। और ये भी नहीं कि हमें नहीं दिया था, ये भी नहीं कि हमें नहीं दिया था। हमें शहर का मुसलमान वोट देता है, गाता नहीं। गाने वाले दूसरे लोग। नाराज करने के बाद भी आपने कहा कि जो है मुसलमान यहाँ पर हमसे नाराज नहीं है, लेकिन आरोप लगे आपके ऊपर कई बार, वो धार्मिक आधार पर बयान सामने, धार्मिक आधार, कहीं ना कहीं जो भी आधार हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान नाराज हुआ यहाँ का। तो हमसे धार्मिक आधार पर नाराजगी है। अभी मुझसे कोई कहते कि जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ दो, या मैं मतलब जो है कोई प्रशंसा, तो मैं अपने ईश्वर की प्रशंसा करूंगा। अभी बात अगर धर्म की आ जाती है तो मैं कुरान के ऊपर अपने वेद को रखना पसंद करूंगा। मैं श्रीमद् भगवत गीता को रखना चाहूंगा। मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू हूँ, तो मैं इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, ना इस्लाम को मान्यता दे सकता हूँ, लेकिन यह है धार्मिक आधार। लेकिन जब मानवता का आधार आता है तो मैं इंसान में भेद नहीं करता हूँ। हमारे दरवाजे पर कोई आदमी ये नहीं कर सकता कि मैंने हिंदू मुसलमान को देख करके काम किया है, और ना मेरी पार्टी करती है। यही तो बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि हमारी पार्टी में मोदी जी के पर भी यही आरोप है, योगी जी पर भी यही आरोप है, लेकिन हमारे यहाँ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। हम लोग काम करते हैं, गलती का दंड देते हैं, और जो उचित होता है उसका पुरस्कार भी देते हैं। मतलब सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, जो नारा है वो पूरा खरा ऊपर से नीचे तक उतरता है, यहाँ तक कि प्रधानी तक में उतरता है जाकर। हम लोग भेदभाव करने वाले लोग नहीं। शहर का विकास क्या लगता है इन 10 सालों में जो है कितना आपने बदला है बाराबंकी शहर को, नवाबगंज को? और आपके विकास से कई लोग खुश हैं, कई लोग नाराज भी हैं। बीच में खबर आई थी कई सभासद आपसे नाराज चल रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीतिक बात अलग है। 10 साल पहले का जिस भी व्यक्ति ने शहर देखा है और जो आज का शहर देख रहा है, इसे अपनी जबान से कहने से क्या फायदा।
ये सड़कें, ये रोड लाइट, ये पानी की सप्लाई, इन पर सब पर मैं अपना गाना नहीं गाता हूं। सौंदर्यीकरण के नाम पर चक्रतीर्थ, पार्कों का, जेब्रा पार्क तो मिसाल हो गई, ये मंदिर नागेश्वर नाथ मंदिर, और अगर आप ईदगाह में भी जाइएगा तो इंटरलॉकिंग, मस्जिदों के सामने इंटरलॉकिंग, क्या मतलब जो है इतना पर्याप्त नहीं है हमारा भेदभाव रहित काम करने का। लेकिन इसके बाद मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। एक विजन होता है आदमी का। गांव का आदमी क्या चाहता है? कम सुविधाएं, इसलिए शहर चलो। जो शहर में आ जाता है वो क्या चाहता है कि हमको एक अच्छे और उन्नत शहर में रहने का मौका मिले। जिस आदमी ने बाराबंकी में मकान बनवा लिया उसकी इतनी हैसियत नहीं हो सकता लखनऊ न जा पाए, लेकिन अब क्या वो चाहेगा? ये बाराबंकी ही एक क्लास का सिटी हो जाए। ये हर आदमी की तमन्ना होती है। हमने उनकी इस तमन्ना को पूरा किया। ये जो आप ग्रामीण अंचल था हमारे फैजाबाद रोड के उस तरफ, जिसको आज आप विस्तारित क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें 11 पंचायतें शामिल, ये ग्रामीण थी, लेकिन मकान इसमें सब शहरीकरण हुआ था। मकान सब बड़े से बड़े, यहां से अच्छे मकान उधर बने थे। कोई पुरसाहाल नहीं था। ये क्या था? ग्राम बड़ेल, ग्राम मखदूमपुर, ग्राम जलालपुर, ग्राम कोठीडीह, ग्राम आलापुर, ग्राम पैसा, ग्राम ककरई। अब आप ये बताइए, ये जो ग्राम थे आज इनको क्या कहा जाता है? मोहल्ला फला, मोहल्ला फला, मोहल्ला फला, मकान नंबर शहरी हो गए। अब इन शहरियों को और उन्नत ए क्लास का सिटी की जो मैं बात कर रहा हूं, ये तो मैंने सीमा विस्तार के जरिए इनको दे दिया, शहरी नागरिक बनाया इनको मैंने। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी यही है। सड़क खंडार नाली तो मैं दे ही रहा हूं, पानी तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन अब इसके ऊपर कहां जाना चाहिए? इस शहर को ए क्लास सिटी कैसे बनाना चाहिए? तो मैंने आज से 6 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया है किसी को कि मैंने इसको, मेरे नगर पालिका में फाइल रखी हुई, मैं इसको नगर पालिका से नगर निगम बनाने के लिए प्रयासरत हूं। हमारी 6 साल पहले से फाइल चली रही। क्यों चल रही है? कि मैं दूर की देख रहा था। मैं जान रहा था कि हमारी नगर की सीमा का अभी और विस्तार होना है, और हो गया। चंदौली तक चला गया नगर, चंदौली के आगे तक निकल गया। फैजाबाद रोड पर आप रसौली से आगे तक हमारी सिटी और प्लाटिंग चल रही लोगों की। साहबपुर में आप साहबपुर के आगे तक टोल तक चले जाइए, इधर भी शहर फैल रहा है। जहांगीराबाद रोड फैल रहा है। आलापुर की तरफ आप चले जाइए, आप सतरी रोड चले जाइए, आप किसी भी तरफ चले जाइए, हमारे शहर का फैलाव हो रहा है। बंकी के उधर तक चले जाइए, बंकी तो हमारे में मिला हुआ है, सतरी तक। अब आप ये बताइए, इतनी सीमा अगर नगर में और साथ में लिया गया, अगर इतनी सीमा हमारे अंदर आ रही है, तो जो 6 साल पहले, 6 साल मैंने जो पहले सोचा था तब ये कुछ नहीं था जो मैं बता रहा हूं आज आपको, लेकिन ये मेरी दूरदृष्टि थी कि ये इतने साल में शहर हमारा इस जगह तक पहुंचेगा, और जब इस जगह पर पहुंचेगा तो क्या होगा? ये नगर निगम बनेगा ये। और जाहिर सी बात है, जब नगर निगम बन जाएगा तो आप भी जानते हो कि हमारा फंड बढ़ेगा, हमारा राजस्व बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी पावर बढ़ेगी, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। सरकार की निगाहों में नगर निगम की दूसरी हैसियत होती है, नगर पालिकाओं की दूसरी हैसियत होती है, नगर निवासियों की दूसरी हैसियत होती है। वो कहेंगे कि मैं आज नगर निगम के अंदर रहता हूं, फला नगर निगम के अंदर रहता हूं। आज गाजियाबाद वालों को, आगरा वालों को, शाहजहांपुर वालों को, आप अयोध्या वालों को ये फख्र हासिल हो चुका है। बाराबंकी बीच में मेरा विजन है ये सोच अभी किसी अन्य प्रत्याशी के पास नहीं है। मैं यहाँ के निवासियों को एक क्लास सिटी का निवासी देखना बना करके देखना चाहता हूं। यह है रंजीत बहादुर का विजन, और इसलिए रंजीत बहादुर को कोई परास्त करने वाला यहाँ पर नहीं। लेकिन रंजीत जी, एक क्लास सिटी की आपने बात की, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में तब्दील कर देना शायद वो आसान हो सकता है, लेकिन विकास
क्या वहां तक पहुंचा, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। कल मैं लखपतबाग में था, तो वहां पर अगर आप जाएंगे, आप भ्रमण करने जाएंगे, तो वहां देखिएगा कई सड़कें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो सड़कें पूरी तरीके से बेकार है। बरसात का जो पानी पूरी तरीके से वहां भर जाता है। वहां के लोगों से मैं खड़ा था, वहां के लोगों ने बताया कि भाई साहब, यहाँ 5 साल में जो पहले था वही आज भी कुछ यहाँ पर बदला नहीं है। तो ऐसे सिर्फ लखपेड़ाबाग नहीं है, कई इलाके हैं वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंचा, भले ही वो शहरी क्षेत्र में तब्दील हो चुका हो। देखिए, मैं इसको नितांत झूठ मानता हूं, इसलिए कि गांव में जब ये बड़ेल में था, जब ये जलालपुर में था, जब ये दशहरा बाग मोहारी पूर्वा में था, मखदूमपुर में था, उस समय गांव में इंटरलॉकिंग नहीं लगती थी, पानी की पाइपलाइन नहीं थी, रोड लाइट नहीं थी, ये ग्रामीण अंचल में नहीं था। जब ये सीमा विस्तार हुआ, आज जाकर के देख लीजिए, 70% सड़कें इंटरलॉकिंग की हैं, 70% से ज्यादा, 30% सड़कें बची हैं जिन पर भी प्रयास चल रहा है। और प्रयास नहीं चल रहा है, अगर हमारा इस 5 सालों के कार्यकाल में 2 साल का कोरोना अगर ना आया होता और प्रदेश सरकार से हमारे फंड की जो आपूर्ति होती है वो थोड़ा सा न रुक गया होता, तो ये जो कुछ आप कह रहे हो ये पूरा मिला होता, ये कहीं पर कच्चा ना होता। बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल झूठ है। आप अपना कैमरा उस तरफ घुमाइए जाकर के, उस तरफ घुमाइए जाकर के जहां पर इंटरलॉकिंग लगी है, जहां पर पाइपलाइन लगी है, जहां पर बिजली की रोशनी है, जहां पर घर घर में पानी जा रहा है, आप अपना कैमरा उधर क्यों नहीं घुमाते हो? केवल 2 नालियां आपने देख ली, 2 खरंजे आपने देख ली। लोग थे वो लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे उन विपक्षियों की बात मैं कर रहा हूँ जिनको अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। वो मोहल्ले के लोग, वो मोहल्ले के लोग, मोहल्ले में देखिए, मैं आपको बता दूं, मोहल्ले में 2 तरह के लोग हो गए। जिनकी सड़क बन गई खुश हैं, जिनकी नहीं बनी बाई चांस, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो नहीं सुविधा मिली। लेकिन क्या एक साथ इतना बड़ा विस्तारित क्षेत्र, 11 पंचायतें, जहां पर ये खलरिया, आप जाइए, जहां पे एक बूंद पानी अब के नहीं भरा, नावें चलती थी, यहां पर कूद कूद करके जाया जाता। आप देखिए कहां पर इंटरलॉकिंग नहीं है। आप दशहरा बाग में देख लीजिए, 1, 2, 4 सड़कें छोड़ दीजिए, कहां, जिस लखपेड़ा बाग की आप बात करते हो, आप लखपेड़ा बाग में ये बताइए कि सीसी रोड से लेके इंटरलॉकिंग एक सड़कें मेरी भी जानकारी में नहीं है। आप लक्ष्मणपुरी जाइए, आप आनंद विहार में सांसद जी के घर का रास्ता था, पूछिए जाकर के, वहां पर देखिए किसके पत्थर लगे हुए हैं। पीछे सरस्वती बिहार में आप जाइए, देखिए किसके पत्थर लगे। आप विकास भवन के इर्द गिर्द चारों तरफ की सड़कें देखिए जाकर के, पूरी इंटरलॉकिंग लगी हुई है, ये किसके द्वारा लगाई गई है। आप जिनौली जाइए, आलापुर जाइए, आप ये देखिए, तो जाकर के आप ककरहिया जाइए, हाँ कुछ सड़कें छूटी हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन उसके लिए अभी 32 सड़कों का टेंडर किया। अभी जो आप लखपेड़ा बाग छूटा हुआ बता रहे हो, उसका टेंडर अभी हुआ है, बनने जा रहा है। ये बिल्कुल झूठ है, भ्रामक प्रचार है। अब यहाँ के तो विपक्षी सभासद ये कहते हैं कि लाइटें बल्ब अगर फ्यूज हो जाता मैं खोल कर खरीद करके लगाता हूं। आप ये बताइए कि एक बार जब आपने बल्ब खरीदा, इससे पहले 5 साल में कभी किसी ने कहा मैं बल्ब खरीद करके लाया हूं? नगर पालिका गवाह है, नगर पालिका से इशू होता है। हमारे यहाँ खंभों के नंबर पड़े हुए हैं, जिस खंभे पर हमारी लाइट जाती है उसका लाइट का उसमें नंबर पड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ का खंभों का नंबर मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, पूरा रिकॉर्ड है। हमारा काम पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। मैं इन आरोपों से मैं विचलित नहीं होने वाला हूं। नगर की जनता तिवारा भी, अभी आप एक चीज और जरा सा पूछ लीजिए जाकर के, चुनना किसको चाहती है? आप जरा पूछिए जाकर के कि चेयरमैन अगर रंजीत बहादुर लड़ते हैं तो रंजीत बहादुर जीतेंगे, कोई विपक्षी जीतेगा? आप एक जवाब ये लेकर के चले आइए। आपके सामने कई विरोधी लोग हैं, सपा से नरेंद्र वर्मा जी हैं जो एडवोकेट हैं, सुरेंद्र कुमार वर्मा जी भी है, दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो तमाम लोग हैं इस टाइम मैदान में हैं, तो उनके सामने कोई चुनौतियां हैं आपकी? हम किसी को चुनौती मानते ही नहीं। हमारे काम हमारे साथ, काम तो कभी मरता नहीं। अनुभव मेरा मेरे साथ, अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। और मेरा जो विजन है वो अभी पैदा होकर के जवान भी नहीं हुआ, तो उसको बूढ़ा कैसे मान लेंगे? वो भी तो जवान हो रहा है। तो सब चीज तो मैं ही तो बूढ़ा हुआ हूं, बाकी मेरे सारे कार्य तो जवान हैं।
आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि कई लोगों को आप मुस्लिम को खड़ा करते हैं आप चुनाव में वोट काटने के लिए। पिछली बार भी आरोप लगा कि जो आपने सरकार को खड़ा कर दूंगा कि वोट काटने के लिए। अरे हाँ, अपने वोट काट दूंगा। मुसलमान हमको वोट देने जा रहा तो मैं अपने वोट काट दूंगा। हाँ। मुसलमान खड़ा करके, बड़ी अजीब बात है। जब मुसलमान हमको वोट देगा, आप हमको वोट देने जा रहे हो, इनको हम खड़ा कर दें आपके साथ, ठीक हो तो आपको दे देंगे। जब मुसलमान हमको वोट देने जा रहा है तो हम काहे किसको खड़ा कर देंगे। जितने नाम आप बता रहे हैं, आप जितने नाम बता रहे हैं, इस इंटरव्यू के बाद जाइए, हमारी बात ना बताइएगा उनको, जरा सा उनसे ये पूछ लीजिए कि शहर के लिए तुम करना क्या चाहते हो। एक बात का जवाब दें, क्या विजन है उनका। और जो जिनका नाम आपने लिया, 10 साल की जिला पंचायती रहे, कौन सी यादगार है। 2 बार के मंत्री रहे, कौन सी उनकी यादगार है जिला क्षेत्र के अंदर। और मैं छोटे मोटे नाम नहीं लेता हूं, छोटे मोटे नाम नहीं लेता हूं, मैं अपनी बराबरी में नहीं लाना चाहता हूं नाम लेकर के किसी को। और एक और हैं जो हमसे बुरी तरह सारे थे, जितने मिले थे उसी उतने वोट से मैं जीत गया था। यहाँ के विधायक जी भी मुझसे आधे वोट पाकर के चुनाव हार चुके हैं। विधानसभा की बात अलग है। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, कुछ पुराने बयान है वो आपको हम याद दिला रहे हैं। 2019 में आपने एक बयान दिया था कि मुस्लिमों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए मोदी को वोट दें। इसका असर ऐसे बयानों का? देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं, जब कोई हमारे धर्म और हमारे खिलाफ, मोदी जी को हत्यारा कहा गया, अमित शाह को तड़ीपार कहा जाता है, हमारे योगी जी के ऊपर तमाम ढोंगी और भोगी बताया जाता है, उस पर आप सवाल पूछते हैं जाकर कि आप क्यों कहते हो। मैं इससे भी कड़े शब्द कह सकता हूं। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और हम सूरवीरों के देश के हिंदू हैं। लेकिन आपकी पार्टी तो सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। वो ठीक है, वो अपनी ठीक है, लेकिन क्या गाली खा के भी चलने की बात करती है? नेताओं पर बीजेपी लगातार कार्रवाई कर रही है। आप ये बताइए कि हमारे मुंह पर कोई गाली दे और उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि हम उसका जवाब नहीं देंगे। देखिए, रामाधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें सुनिए, आप अपने चैनल पे चलाइए, बहुत काम के हैं, पूरे देशवासियों को काम आएंगे। छीनता हो सत्य कोई और तू, त्याग तब से काम ले, पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ा तेरी तरफ जो हाथ हो, बद्ध विदलता और साधनहीन को है उचित अवलंब अपनी आह का, गिर गिरा कर किंतु मांगे भी क्यों, वो पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो। हम शक्तिशालियों के वंशज हैं, हम गाली बर्दाश्त नहीं करते। गाली दोगे गोली देंगे। तो गाली के जवाब गोली, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से देखिए, जो आपकी पार्टी की जो राजनीति है तो वो साफ सुथरी है, ये कहा जाता है, और सबको साथ में लेकर चलने की बात भी होती है। तो आपको लगता नहीं कि अगर इस तरीके से बयान हम देंगे या कोई भी देगा तो जो छवि हमारी है वो खराब होती चली जाएगी, और सबको साथ में लेकर भी चलना आपको है? छवि और ऐसी के बयानों से खराब नहीं होती मुसलमानों की। नहीं, बिल्कुल होती है। सुनिए, छवि और जो देते हैं बयान हमारे खिलाफ, जो हमारे मोदी जी को, योगी जी को, हमको भी गालियां देते हैं, तो हमारी छवि खराब नहीं होती। आप ये बताइए, छवि हमारी तरफ से खराब होती है कि उनकी तरफ से खराब? ये कहां के तड़ीपार है? हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको आप तड़ीपार कहोगे? तड़ीपार तो लोकल गुंडा होता है, आप उनको तड़ीपार कहोगे? मोदी जी पर आप उनको हत्यारा कहोगे? योगी जी पर आप दुनिया के मतलब जो है सब आपराधिक बातें करके उनको बदनाम करने की कोशिश करोगे, और उसके बाद उनके समर्थक आप उम्मीद करोगे कि आपको फूल माला पहना देंगे। वाह भाई वाह। पंडित जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप बाराबंकी की जनता से, नवाबगंज की? बाराबंकी की जनता से मेरी केवल एक अपील है कि आपके शहर की ये जो विकास की रेलगाड़ी है, ये एक पटरी पर जा रही है, उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है, इसको डिरेल मत करिए। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपकी भावनाओं का आदर करते हुए और आपकी उम्मीदों को खरा उतरते हुए इस शहर को एक क्लास की सिटी की श्रेणी में ले जाकर के खड़ा कर दे। अभी हमारी अमृत योजनाएं हैं, अभी हमारी तमाम योजनाएं हैं, अभी मोहारी पूर्वा का तालाब हमारा, देखिए मेरा विजन देखिए, मोहारी पूर्वा का तालाब का सौंदर्यीकरण, अभी अंत्येष्टि स्थल का आज ही जगनेहटा का मतलब सौंदर्यीकरण का 40 लाख का अभी शिलान्यास करके चेयरमैन लौटी हैं। अभी हमारी 32 सड़कों का शिलान्यास होने जा रहा है। जो आप काम कह रहे हो, हमारे काम
तेज गति से घर घर पानी पहुंचाने का काम हमारा चल रहा है। तमाम ट्यूबवेल, तमाम नलकूप, तमाम पाइपलाइन है हमारी निरंतर चल रही है। इस निरंतरता को हमारी जनता रोकना नहीं चाहेगी और ये किसी भी भ्रम में फंसने वाली नहीं है। यहाँ कोई समाजवादी नहीं है। यहाँ अगर है तो रंजीत बहादुर है, भारतीय जनता पार्टी। जो कि मौजूदा जो चेयरमैन है उनके पति हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और ये वादा कर रहे हैं कि जो है 1 लाख सिटी हमने बनाकर दिया है, बाराबंकी को बनाकर देंगे भी, और पूरा भरोसा है कि 10 साल से जिस तरीके से नवाबगंज सीट उनके कब्जे में है, और इस बार भी जो है पूरा भरोसा है कि वो जीत का परचम लहराएंगे। और तीसरी बार जो है, जिस तरीके से पहली बार आप थे चेयरमैन, दोबारा इनकी पत्नी, और इस बार भी जो चुनावी मैदान में है, पूरी तरीके से तैयारी दोस्तों तेज हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिरकार इस बार बाराबंकी की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है।